हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी का अड्डा। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में हम बेसिक जितना भी इसका हिस्ट्री है और जितनी इसमें टर्म्स यूज़ होंगे वे सारे हम डिस्कस करेंगे। देन हम जो इसका फर्दर डिवीज़न है, जो इतने फाइलम हैं, वो सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक करके। उसमें जितने भी लाइफ साइकिल्स आने हैं हमारे एग्ज़ाम में, जितने भी एनिमल्स डिटेल में आने हैं, उन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। टीजीटी पीजीटी सीरीज़ के लिए हमारा फर्स्ट वीडियो है और हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। क्लासिफिकेशन क्या है या क्लासिफाई करने की नीड हमें क्यों होती है? अब आप अपने घर में ही देख लीजिए, अगर सारी चीजें जम्बल्ड फॉर्म में पड़ी होंगी, इधर उधर पड़ी हुई होंगी, सभी चीजें आपस में मिक्स होंगी, किचन का सामान, मेडिसिन का सामान, स्टेशनरी का सामान, बेडिंग्स या जितना भी सामान है तुम्हारा, वो सब मिक्स पड़ा हुआ होगा, तो जब हम काम करने जाएंगे कितना डिफिकल्ट होगा, हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, हमें सामान मिलेगा ही नहीं, हमारी जो काम करने की कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। जितना हम एक दिन में कर सकते होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे, है ना। कैसे कर पाएंगे? हमें सब्जी बनानी होगी, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, हमें नोट्स बनाने होंगे, हमें हाइलाइटर ही नहीं मिल रहा होगा, पेन ही नहीं मिल रहा है, हमें इरेजर नहीं मिल रही है ना। तो फिर इस तरह से जम्बल्ड फॉर्म में एक्चुअली काम नहीं होते हैं। जब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं तो उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं कि बाथरूम का सामान बाथरूम की जगह, स्टेशनरी का सामान स्टेशनरी की जगह, उसमें भी इवन हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। स्टेशनरी में भी हैंड रिटन नोट्स हमारे एक साइड रखे हुए हैं, बायोलॉजी की बुक्स हमारी एक साइड रखी हुई हैं, ज्योग्राफी के नोट्स एंड बुक्स एक साइड रखे हुए हैं, हिस्ट्री के एक साइड रखे हुए हैं, तो वो हम वहां पर भी डिवाइड कर लेते हैं। पेन एक पास रखे हुए हैं, स्टेशनरी के जो अदर एसेसरीज हैं वो हमने एक साइड रखी हुई हैं। तो इस तरह से हम पूरी अपनी एक टेबल तक को भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसमें टेबल को ऑर्गेनाइज करते हैं, टेबल के अंदर हम अपने नोट्स को भी ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। तो कितना ज्यादा हमने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, तभी चीजें हमें बहुत बेटर वे में मिलती हैं। तो वही ऑर्गेनाइजेशन हमें स्टडी में भी दिखाना होता है। जब हम बायोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स को स्टडी करते हैं, लिविंग बींग्स, कितने सारे एनिमल्स हम वैसे ही देखते हैं, कितनी ज्यादा स्पीसीज हैं अर्थ पर, तो उन्हें हम ऐसे तो स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें भी हमें एक बेटर वे में, सिस्टमैटिक वे में क्लासिफाई करना होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की यही नीड है ताकि हमें स्टडी करना इजी हो जाए, ठीक है, कन्वीनियंट हो जाए, इसलिए हम क्लासिफाई करते हैं। एनिमल किंगडम को भी हमने क्लासिफाई किया है, लेकिन क्लासिफिकेशन एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाता है। जब हमारे पास बहुत कम सामान होता है, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, हॉस्टल में रह रहे होते हैं, तो छोटी सी जगह में ही अपने आप को हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सामान ही नहीं होता, हमारे पास सिर्फ स्टेशनरी और बेडिंग होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो बस दो चीजों को हमने, यहाँ हमारी बेडिंग है और यहाँ हमारी स्टेशनरी है, यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, हम बेड पर भी बैठ के पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सामान तो सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी का है, या हमारी कपड़े लत्ते जरूरत के सामान बस। तो वहां पे तो कम हमें क्लासिफाई करने की नीड होती है। लेकिन जब हम घर ऑर्गेनाइज करने जाते हैं तब बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत होती है। जब हम बड़ा घर या विला ऑर्गेनाइज करने जाएंगे तो और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी हमें सिस्टमैटिक वे में करने की। तो इसी तरह से जब हम एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो जब स्टार्टिंग में किसी ने क्लासिफाई किया होगा तो वो बस सिंपल कि हाँ ये प्लांट है और ये एनिमल है, क्लासिफाई हो गया उनका। लेकिन जैसे जैसे हमें और स्पीसीज मिलती गई, जो जिनमें कैरेक्टर प्लांट के भी थे, एनिमल के भी थे, अब उन्हें हम कहाँ रखेंगे? क्वेश्चन खड़ा हो गया। तो हमने और उसे कैटेगराइज किया कि हमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देना चाहिए, तो उसे उनको भी ध्यान दे करके फिर क्लासिफाई किया गया। इस तरह से धीरे धीरे क्लासिफिकेशन ब्रॉड होता चला गया। तो अभी हम हिस्ट्री में देखेंगे किस तरह से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ और आज की डेट में हम कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में
पहले तो क्लासिफिकेशन के लिए हम दो और टर्म्स यूज कर सकते हैं। कौन कौन से दो टर्म्स और हम यूज कर सकते हैं, ड्रॉ कर लेती हूँ। कौन कौन से दो टर्म्स हम यूज कर सकते हैं, वन इज सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स वर्ड यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। सेकेंड वर्ड यूज करते हैं टैक्सोनॉमी। तो जो सिस्टमैटिक वर्ड था ये किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। इन्होंने नॉमेनक्लेचर भी दिया था। तो सिस्टमैटिक वर्ड किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। ये भी वर्ड क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड टैक्सोनॉमी था। टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था, अगस्त डी कैंडोला ने, ठीक है। अगस्त डी कैंडोला ने दिया था टैक्सोनॉमी टर्म। और अब पहला डिवीजन किसने किया था, पहली बार क्लासिफाई किसने किया था, एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल बहुत ज्यादा सुना हुआ नाम, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है। इन्होंने ही फर्स्ट रिकॉर्डेड अटेम्प्ट मेड किया था क्लासिफाई करने का एनिमल्स को, ठीक है। इन्होंने किस बुक में अपनी क्लासिफिकेशन दिया था, हिस्टोरिया एनिमलियम में, ठीक है। बुक का नाम क्या था, एरिस्टोटल की बुक का नेम क्या था, हिस्टोरिया एनिमलियम, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमलियम। और इन्होंने जो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था एनिमल्स को, तो दो ग्रुप कौन कौन से थे। पहली बात तो एरिस्टोटल ने पहला डिवीजन जो दिया था वो प्लांट एंड एनिमल्स का दिया था। फिर अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम में उन्होंने उसे फर्दर दो डिवीजन में किया था, दो ग्रुप्स में बांटा था, एक एनाइमा एंड दूसरा इनाइमा, ठीक है। एनाइमा एंड इनाइमा। एनाइमा क्या थे, एनिमल्स विद नो रेड ब्लड, जिन एनिमल्स का ब्लड रेड नहीं था वो एनीमा, यानी इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स को किसमें रखा, एनीमा में। और जिन एनिमल्स का ब्लड रेड था यानी वर्टिब्रेट्स को इन्होंने किसमें रखा, इनीमा में, ठीक है। नेक्स्ट है इनीमा को फर्दर इन्होंने डिवाइड किया, या हम डिवाइड कर सकते हैं ओविपारा एंड विविपारा में। ओविपारा एग लेइंग एनिमल्स को हम बोलते हैं, एग के नाम पर मैंने गोला ही बना दिया है ना। एग लेइंग एनिमल्स को हम ओविपारा बोलते हैं, एंड जो बेबीज को बर्थ देते हैं वे विविपारा होते हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री हो गई इसकी छोटी सी। एरिस्टोटल ने फर्स्ट अटेम्प्ट मेड किया था इसमें। नेक्स्ट है, जब हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन की सबसे छोटी यूनिट होती है स्पीसीज। ये टर्म भी दिया था, एनिमल स्पीसीज टर्म दिया था जॉन रे ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हु कॉइन्ड द टर्म एनिमल स्पीसीज, किसने ये टर्म दिया था एनिमल स्पीसीज, या सिर्फ स्पीसीज टर्म किसने दिया था, जॉन रे ने, ठीक है, जॉन रे ने। जॉन रे ऑल्सो डेवलप्ड द की फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आइडेंटिफिकेशन फॉर एनिमल्स या इसके लिए बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं, लाइक ज़ूलॉजिकल पार्क एंड हर्बेरियम की एंड स्पेसिफिकेशन, इस टाइप से बहुत सारी चीजें यूज की जाती है। उसमें से की जो था वो जॉन रे ने डेवलप किया था, ठीक है। नेक्स्ट, The modern system of classification began in 1758 when Carolus Linnaeus, ठीक है, कैरोलस लीनियस फिर से आ गए। मैंने बोला इनका बहुत ज्यादा ब्रॉड रोल है क्लासिफिकेशन में, तो इनको तो रट के रखना। कैरोलस लीनियस ने अपनी एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। क्या नाम था इनकी बुक का, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट करके ये नोट्स सारे आपकी नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए, और इसे आप हाईलाइट करके लिखेंगे, जो चीजें मैंने भी हाईलाइट की हुई हैं वैसे इसमें।
मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था कैरलस लीनियस ने अपनी बुक के 10th एडिशन में। इनकी बुक का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, अपनी सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में इन्होंने मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था कैरलस लीनियस ने। इसके बाद में एनी ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स एन असेंबलेज कॉल्ड टैक्सॉन। टैक्सॉन एक सिंगुलर फॉर्म है, टैक्सोनॉमी मतलब जो डिवीजन है, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स फॉर्म करेंगे, उन्हें हम एक टैक्सॉन में रखेंगे। ठीक है, एक टैक्सॉन में रखेंगे। दिस इज अ यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? किन चीजों के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं? बेसिक चीजें कौन कौन सी हम माइंड में रखते हैं जिनके आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? घर में बच्चा पैदा होता है छोटू सा, तो क्या होता है? दादी मम्मी पहले ही उसका नाम रखना शुरू कर देती हैं। तो नाम क्यों रखती हैं? ताकि हम जब किसी के बारे में बात करें तो उसका एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए, जो नाम हम प्रोनाउंसिएट करके हम उसे बुला सकते होंगे, है ना। तो बुलाने के लिए किसी को हमें एक नेम की रिक्वायरमेंट होती है। वो नाम सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना होता है, देन उसे एक नेम देना होता है हमें, ताकि जब हम उसको लिखें, बताएं, किसी से उसके बारे में बात करें तो उसके माइंड में एक इमेज तो आ जाए। The nomenclature is the assignment of a distinctive name of each species. ठीक है, हर एक स्पीसीज के लिए हम एक डिस्टिंक्टिव नेम रखते हैं। ये एक नाम ऐसा होता है जो किसी से मिलता जुलता नहीं होता है, किसी दूसरी स्पीसीज का सेम नेम नहीं हो सकता है। एक प्लांट या एक एनिमल का वही नेम होगा। ठीक है, डिस्टिंक्टिव नेम होगा। फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन। पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी नेमिंग करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन इज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। ठीक है, क्यों हम आइडेंटिफाई करते हैं? ताकि हम रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए। जैसे कि हमने एक एनिमल देखा माइक्रोस्कोप से, सिर्फ सिंगल सेल दिख रहा है, तो हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये असेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। तो उसे अब हम रिजेंबल किससे करेंगे? उसकी रिलेशनशिप किससे हम डेवलप करेंगे? प्रोटोजोन से, है ना। प्रोटोजोन से डेवलप करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो दूसरे यूनिसेलुलर होंगे प्रोकैरियोट, उनसे डेवलप करने की कोशिश करेंगे रिलेशनशिप, कि किससे ज्यादा रिजेंबलेंस शो कर रहा है। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसको फिर नाम देंगे। नाम हम 3 टाइप से देते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर्स आर या वर प्रेजेंट, है ना, क्योंकि कुछ थे और कुछ है अभी करंट में चल रहे हैं। पहला वाला क्या है? पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मेनी। जब हम बहुत सारे नाम एक चीज के लिए यूज करते हैं तो पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है। अभी मैंने बताया था कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी बुक है? कैरलस लीनियस की। कैरलस लीनियस ने अपनी ही बुक में 9th एडिशन तक, जो ऊपर हमने पढ़ा था 10th एडिशन था, ये 9th एडिशन तक, अप टू 9th एडिशन, ठीक है, इन्होंने क्या यूज किया था? पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। लगभग एक चीज के लिए ये 15 वर्ड्स यूज करते थे। ठीक है, 15 लैटिन वर्ड्स यूज करते थे एक नेम के लिए। सोचो कितना लेंदी हो जाता होगा। ठीक है, दीज नेम वर लेंदी एंड डिफिकल्ट टू लर्न। अभी हमें पीटी उषा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो ही हम नहीं बता पाते हैं, है ना। एक नाम लर्न करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम 15 लेटर्स के हम इतने सारे नेम लर्न करने बैठते तो हमारा क्या हाल होता। बायो ही नहीं लेते हम, है ना, बायो पढ़ना छोड़ देते। तो ये बहुत लेंदी एंड डिफिकल्ट था, इसलिए ये डिस्कार्ड हो गया, नहीं कंटिन्यू हो पाया। पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर डजंट एग्जिस्ट। ठीक है,
नेक्स्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये भी कार्लस लिनियस ने दिया था। लिनियस इंट्रोड्यूस्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दैट वी यूज टुडे, ठीक है, यही हम आज यूज करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही हम आज यूज करते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म इज डेजिग्नेटेड बाय टू नेम्स, ठीक है, हर किसी का दो नाम होता है। जैसे हम यहाँ पे होमो सैपियंस लिख लेते हैं, ह्यूमन का ही नाम है होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। इसमें क्या है, पहला वाला क्या है, जेनेटिक नेम है, जेनेरिक नेम है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है, पहला जेनेरिक नेम है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट है। और लिखने का स्टाइल भी देखो आप, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, वैसे इसको इटैलिक्स में लिखते हैं, और जो फर्स्ट लेटर होता है जीनस का वो कैपिटल लिखा जाता है, और स्पीसीज पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा जाता है। पढ़ लेते हैं इसको। द नेम ऑफ द जीनस, द सेकेंड कॉल्ड द स्पेसिफिक एपिथेट, the name are always Latin and the genus is capitalized while the species name is not, and both name are written in italics और underline, ठीक है, या तो आप italics में लिखो टेढ़ा टेढ़ा, या फिर आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। थर्ड है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल यानी नाम से ही क्लियर है, इसमें 3 नाम होंगे। जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से काम नहीं चलता है, हमें उसमें सब स्पीसीज भी लिखनी पड़ती है स्पीसीज के अलावा, तो वो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बन जाता है। इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है, ये भी आज के टाइम में यूज होता है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर एम्प्लॉयड टू डिस्क्राइब सब स्पीसीज, होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है, ह्यूमंस का नाम होता है होमो सैपियंस, सैपियंस स्पीसीज हो गई, उसको सब स्पीसीज भी दी गई है सैपियंस, ठीक है। ऐसे ही गोरिल्ला का भी नाम होता है गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम आ जाते हैं रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं? रूल्स एक्चुअली यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पे उन इंस्टीट्यूशंस का नाम लिखा हुआ है जो इनके लिए रूल्स बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने यहाँ पे नाम लिखा है ICZN, ICZN इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये कब बना है? 1901 में बना है ये, ठीक है, 1901 में बना है। तब से ये वर्क कर रहा है। एनिमल स्पीसीज का नेम किस तरह से दिया जाएगा, इसके रूल्स ICZN बनाता है। नेक्स्ट है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज एप्लीकेबल टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ICBN किसके लिए रूल्स बनाता है? ये दोनों के लिए ही रूल्स बनाता है, प्लांट एंड एनिमल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन। टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन में क्या होगा, ये एक्चुअली हम एक सिंबल ले लेते हैं कि ये हमारा मेन जो स्पीसीज है या मेन जो हमारा नेमिंग जिसके हम आधार पे करेंगे वो ऑर्गेनिज्म है, तो वही यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं। टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन, फर्स्ट वन इज होलोटाइप। होलोटाइप क्या है? द ओरिजिनल टाइप स्पेसिमेन फ्रॉम विच द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ न्यू स्पीसीज इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। जैसे आज हमने कुछ डिस्कवर किया, कुछ नया सा हमें मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा? होलोटाइप। अब नेक्स्ट टाइम जब इसी टाइप का कुछ मिलेगा तो हम उसको इसी के बेसिस पे कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आइसोटाइप। ये डुप्लीकेट होता है होलोटाइप का, बिल्कुल होलोटाइप जैसा ही होगा, या ये कह सकते हैं हम एक पेड़ है उसकी ही दूसरी ब्रांच आइसोटाइप होगी, डुप्लीकेट होगी उसकी, होलोटाइप की, ठीक है। उसी में से एक नीचे से छोटी सी ब्रांच निकल आई, नया प्लांट निकल आया, वो होलोटाइप होगा, ठीक है। आइसोटाइप होगा, सॉरी, होलोटाइप का आइसोटाइप होगा, डुप्लीकेट होगा होलोटाइप का। लेप्टोटाइप, स्पेसिमेन selected from original material to serve as nomenclature type where there is no holotype।
अगर कोई होलोटाइप नहीं है तो यहाँ पे ओरिजिनल मटेरियल की तरह एक हम स्पेसिमेन यूज करेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, लेक्टोटाइप। नेक्स्ट है नियोटाइप, नियो नॉमेनक्लेचर टाइप व्हेन द ओरिजिनल टाइप इज मिसिंग। ठीक है, नया हम नॉमेनक्लेचर यहाँ पे बना लेंगे अगर ओरिजिनल टाइप इज मिसिंग। ठीक है, पैराटाइप, एनी अदर स्पेसिमेन डिस्क्राइब्ड अलोंग विद होलोटाइप। ठीक है, किसी और स्पेसिमेन को अगर हम होलोटाइप के साथ साथ डिस्क्राइब करते हैं तो वो पैराटाइप होगा। ठीक है, सिनटाइप, एनी ऑफ टू और मोर स्पेसिमेन साइटेड बाय एन ऑथर व्हेन देयर इज नो होलोटाइप। होलोटाइप नहीं है तो अगर ऑथर किसी चीज को बेस लेकर के चल रहा है तो सिर्फ सिनटाइप बोलेंगे। नेक्स्ट, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। हायरार्की तो हर चीज की होती है। अब हमने पहले दो मेजर बड़े बड़े ग्रुप में डिवाइड कर दिया, वो क्या हो गया, किंगडम। ठीक है, जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो दो मोटे मोटे पार्ट्स में हम अभी भी ऐसे ही डिवाइड करके रखते हैं। ये एनिमल है और वो प्लांट है। ठीक है, जो कम पढ़े लिखे हैं या जिन्हें बायो की नॉलेज नहीं है स्पेशली, ठीक है, वो मोटा मोटा ऐसे डिवाइड कर देंगे, ये प्लांट है और ये एनिमल है। ठीक है, तो किंगडम ये सबसे मेजर यूनिट हो गई तुम्हारी। किंगडम प्लांट है या एनिमल है, ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट फिर आता है फाइलम। एनिमल्स को हम फर्दर किस में डिवाइड करते हैं, फाइलम में। अभी हम आगे स्टडी करेंगे, बहुत सारे फाइलम हमें स्टडी करने हैं। तो मोटा ग्रुप, उसके बाद में कौन सा ग्रुप आता है, फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जो स्पीसीज होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डिवीजन की, क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्पीसीज। और स्पीसीज बहुत सारे जीनस कंप्राइज, जीनस एक साथ बहुत सारे होते हैं, उनसे एक स्पीसीज बनती है। ठीक है, और बहुत सारी फैमिलीज कंप्राइज होके क्या बनाती हैं, एक जीनस। ठीक है, तो ये कोई इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है, आप इसका सीक्वेंस लर्न कर सकते हैं। इस सीक्वेंस में एक चीज मैंने नहीं लिखी हुई है एक्चुअली, ट्राइब। अगर एग्जाम में आता है एक्चुअल सीक्वेंस क्या है इन टैक्सोनॉमी, द करेक्ट सीक्वेंस इज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, लर्न कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ फैक्ट गिवन है, डायरेक्ट देख लेते हैं हम इन फैक्ट्स को। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट होती है टैक्सोनॉमी की। नेक्स्ट है स्पीसीज इनहैबिटिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया आर सिम्पैट्रिक। ठीक है, सेम स्पीसीज अगर सेम जियोग्राफिकल एरिया में रह रही है, जैसे हम किंग कोबरा को ले लेते हैं। ठीक है, किंग कोबरा जो दिल्ली में रह रहा है और जो दूसरा किंग कोबरा भी दिल्ली में रह रहा है, तो दोनों सेम हैं, बस अलग अलग एनिमल हैं, दो अलग अलग बॉडी हैं। इन दोनों स्पीसीज को क्या बोलेंगे हम, सिम्पैट्रिक स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है, सेम जियोग्राफिकल एरिया में रह रही हैं। नेक्स्ट है स्पीसीज इनहैबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया आर एलोपैट्रिक। ठीक है, एक किंग कोबरा दिल्ली में रह रहा है, दूसरा किंग कोबरा कहाँ रह रहा है, इजिप्ट में रह रहा है। ज्यादा डार्क हो जाएगा वो इजिप्ट में, ज्यादा जहरीला हो जाएगा, ज्यादा विनमस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी दो स्पीसीज को क्या बोलेंगे, दोनों ही किंग कोबरा हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस आ गए हैं दोनों में, तो इसे एलोपैट्रिक स्पीसीज बोलेंगे। नेक्स्ट है रिलेटेड स्पीसीज विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर आर कॉल्ड सिबलिंग स्पीसीज। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो बाहर से तो बिल्कुल सेम दिख रही हैं, एक जैसी दिख रही हैं, बट उनमें आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, तो उन्हें हम सिबलिंग स्पीसीज बोल रहे हैं। A species restricted to a given area is called endemic species। ठीक है, अभी कोरोना टाइम में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना है एपिडेमिक वर्ड।
ठीक है। एपिडेमिक क्या होता है, जो बहुत ज्यादा फैल जाता है, बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड है एक गिवन एरिया के अंदर, बस उसका एक एरिया फिक्स है, इतने एरिया के बाहर नहीं जाना उसे, वो क्या होगी, एंडेमिक स्पीसीज होगी, ठीक है। एपिडेमिक का अपोजिट एंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया है, अर्नेस्ट मेयर ने। इस तरह के पॉइंट एक्चुअली डायरेक्ट आते हैं, ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के नहीं आते, ये डायरेक्ट आते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए 4 सिस्टम यूज किए जाते हैं, ठीक है। 4 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 सिस्टम यूज किए जाते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। फर्स्ट वन, एक्चुअली मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम के पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ, कुछ पॉइंट्स मैंने प्लांट किंगडम से भी इंक्लूड किए हैं। प्लांट्स में एक्चुअली क्लासिफिकेशन के जो सेम रूल्स होते हैं, जो दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं, या आपको जानना ही जानना चाहिए अगर आप क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं, और वो पॉइंट्स प्लांट से भी अगर रिलेटेड है तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप बर्ड क्लासिफिकेशन ही रहे हैं। अभी इसका एक और पार्ट बाकी है जिसमें हम सारे फाइलम्स को डिटेल में किन किन बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे वो सारा हम करेंगे। तो यहाँ पे कहीं भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। पहला सिस्टम क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम। इसको आर्टिफिशियल सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं, एक तो ये आज के टाइम में यूज नहीं होता है, और इसमें हम बहुत ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं लेकर चलते हैं, एक सुपरफिशियल टाइप का एक कैरेक्टर देख लेते हैं और उसी कैरेक्टर के बेसिस पे हम डिवीजन कर देते हैं। तो ये इस तरह का कोई भी डिवीजन वर्क नहीं करता है, ठीक है। इस तरह का कोई भी क्लासिफिकेशन अगर हम बहुत सारे स्पीसीज को लेंगे तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने एक ही कैरेक्टरिस्टिक को देखा है, किसी में है किसी में मिसिंग है, तो अब उसे हम किस में रखेंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वन और फ्यू सुपरफिशियल सिमिलरिटीज is called an artificial system of classification। किसने दिया था, लिनियस ने। लिनियस ने किसमें क्लासिफाई किया था, प्लांट्स में जो नंबर ऑफ स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं और कितने हैं, इसके बेसिस पर इन्होंने प्लांट्स को, या जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स थे उन्हें क्लासिफाई करने की कोशिश की। बट इट वॉज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिर्फ नंबर ऑफ स्टेमन एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन के बेसिस पे आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं था। एक सिंपल सा इन्होंने एक सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, तो उसके आधार पर डिवीजन नहीं पॉसिबल था। नेक्स्ट है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट कंपेयर्स मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करता है, और आज के टाइम में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही यूज होता है, ठीक है। तो सीड प्लांट्स के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने यूज किया था, बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर ने। कभी कभी ऐसे दोस्त आपस में मिल जाते हैं जो मिलकर बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, ठीक है। क्यू गार्डन में, क्यू गार्डन कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्यू गार्डन में बेंथम एंड हुकर दोनों लोग काम करते थे। बेंथम डायरेक्टर थे और हुकर वहाँ पर पियोन टाइप से या छोटे एम्प्लॉय थे, लेकिन दोनों लोगों ने मिल करके एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी बन गए हुकर। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स किसने दिया था, प्रपोज किया था, बेंथम एंड हुकर ने। और ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट वॉज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड एज वेल एज ऑन इवोल्यूशन, ठीक है। और यही आज के टाइम यूज होता है। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी नाम से ही थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी सीक्वेंस
and the genetic relationship among the organism is termed phylogenetic system of classification. फाइलोजेनी के बेसिस पर फाइलम्स हम पढ़ते हैं। फाइलम किसके आधार पे होता है? सबसे पहले हम छोटा वाला पढ़ते हैं, सबसे जो बेसिक होता है प्रोटोजोआ, उसके बाद में फिर हम स्पंजेस पे आते हैं, निडेरिया, फिर और ज़्यादा डेवलप्ड जो फाइलम्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो इस तरह से इनमें क्या है, एक में कुछ भी नहीं है, सिंगल यूनिसेलुलर एनिमल है, दूसरा फिर थोड़ा डेवलप, उससे डेवलप, उससे डेवलप, ये क्या है? फाइलोजेनी है, ठीक है, एवोल्यूशनरी सीक्वेंस है। इसके बेसिस पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसे हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और ये मॉडर्न मेथड है, ठीक है, ये भी यूज़ होता है, इसको भी हम आज के क्लासिफिकेशन के सिस्टम में यूज़ करते हैं। इसके लिए कोट दिया था एक साइंटिस्ट थे ए.एल. तख्ताजान, ठीक है, ए.एल. तख्ताजान, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कोट दिया था। क्या था कोट? टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन विदाउट फ्लैश, ठीक है। अगर आप टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बिना फाइलोजेनी को माइंड में लिए हुए, तो ये कैसा है? जैसे हम बोन्स को बिना फ्लैश के देख रहे हैं, ठीक है, हमारी खाली हड्डियां, ऐसी हो गई टैक्सोनॉमी बिना फाइलोजेनी के, ठीक है। वैसे इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनी देखना इम्पॉर्टेंट है, अगर हम आगे स्टडी करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये कहा किसने था? ए.एल. तख्ताजान ने। नेक्स्ट पॉइंट है, अ मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज कॉल्ड क्लैडिस्टिक्स, ठीक है, ये टर्म है क्लैडिस्टिक। क्लैडिस्टिक क्या है? जब हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को माइंड में रखकर क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्लैडिस्टिक्स। नेक्स्ट है द फाइलोजेनेटिक ट्री, वो ट्री हम बनाते हैं ना फाइलोजेनी के बेसिस पे। मंकीज का, मैन का ट्री देखा होगा, सबसे नीचे क्या बना देते हैं? एप बना देते हैं, ठीक है, वो मंकी जो कौन सा होता है, वनमानुस एप, ठीक है, उसके ऊपर फिर और भी टाइप के मंकी, ये मंकी, वो मंकी, उसको हम फर्दर बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड करते हैं, यहीं पर कहीं ह्यूमन आता है। इस तरह का जो हम ट्री बनाते हैं, इस ट्री को क्या बोलते हैं? जीनोलॉजिकल ट्री और डेंड्रोग्राम, ठीक है, जीनोलॉजिकल ट्री और डेंड्रोग्राम। फोर्थ एंड लास्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? फिनेटिक सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली देख सकते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पर है। ये भी यूज ना होने वाला सिस्टम है फिनेटिक सिस्टम, इसलिए हम डिटेल में नहीं करेंगे इसे। नेक्स्ट, अब हम क्लासिफिकेशन पे आ रहे हैं। ये तो कुछ हिस्ट्री हो गई हमारी, ठीक है। हिस्ट्री के बाद में अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पे आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन में देखते हैं कौन कौन से बेसिस लिए गए थे। पहले 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था, एरिस्टोटल ने दिया था, प्लांट एंड एनिमल में डिवाइड कर दिया था। ये 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। स्टार्टिंग में इवन लीनियस ने भी 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को 2 सिस्टम ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्होंने यूज किया था। नेक्स्ट वाला था 3 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम तो फेल्ड हो गया, क्योंकि जब अर्नेस्ट हिकल आए, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हिकल ने। अर्नेस्ट हिकल जब आए तो इन्होंने बोला कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, यूनिसेलुलर हैं, उनका सारा प्रोसेस सिंगल सेल में हो रहा है। तो उन्होंने एक और ग्रुप बना दिया, प्रोटिस्टा। प्लांट और एनिमल ग्रुप तो रहा, वो था ही, उसके अलावा एक और ग्रुप उन्होंने उसमें ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा, जिसमें प्रोटोजोआ एंड एल्गी को इन्होंने शामिल कर लिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? 3 किंगडम सिस्टम। किसने प्रपोज किया? अर्नेस्ट हिकल ने। उसके बाद बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मोस्ट लिख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हु गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? R.H. विटेकर, ठीक है,
आर.एच. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये क्लासिफिकेशन कौन से चीज़ों पे बेस्ड था, क्या चीज़ उन्होंने अपने माइंड में रखकर ये क्लासिफिकेशन दिया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। आपको 4 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आर.एच. विटेकर ने नहीं ऑप्ट किया था। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्ट किए थे ये आपको पता होने चाहिए। ये 4 पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। फर्स्ट कौन सा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सेल्स कितनी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, सेल कितनी कॉम्प्लेक्स है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, और मल्टीसेलुलर में भी कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक है या ऑटोट्रॉपिक है। फिर मेजर इकोलॉजिकल रोल, ठीक है, इकोलॉजिकल रोल उसका क्या, मेजर इकोलॉजिकल रोल। कौन से हो गए 4 पॉइंट, साथ साथ में बोलो, ठीक है, साथ साथ में बोलो तो लर्न होगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेजर इकोलॉजिकल रोल। ठीक है, और इन्होंने जो 5 किंगडम दिए थे वो कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इनको भी थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। कौन से, मोनेरा। मोनेरा में क्या आते हैं, जितने भी हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स यूनिसेलुलर। ठीक है, आप राइट डाउन कर लीजिए इन चीज़ों को। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मोनेरा में आएंगे। देन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में आपके यूनिसेलुलर तो आएंगे बट यूकैरियोटिक। ठीक है, फंगी में फंगी आएंगी, पता है आपको। प्लांटी, प्लांटी एनिमेलिया, एनिमल्स आएंगे इसमें सारे। और जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, कंटेंट अच्छा है, आपको हेल्प हो रही है उससे, तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है, पढ़ाई हमेशा जो भी होती है वो कंटिन्यूअस वे में होती है, कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी होगी आपको। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो बस इतना ही। अब हम मेन क्लासिफिकेशन पे इसके बाद जंप करेंगे, और उसके पहले हम क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेसिस पे होता है, बॉडी प्लानर्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल, टिश्यू लेवल, ये सारा हम स्टडी करेंगे उसमें। तो पार्ट 2 का वेट कर लीजिए थोड़ा सा, कल ही आपका पार्ट 2 आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए फिर बाय बाय।